हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 4 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज़ को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज़ को कवर किया जाता है। एंड गाइज, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में पेपर 1, 2, 3, 4 होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूज़ को भी कवर किया जाता है। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ये इसके टॉपिक्स हैं। देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। पेपर 2 के ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर पेपर 3 के इन टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग गाइज, फेसबुक पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमलाक्ष झा के नाम से मैं फेसबुक पर हूँ। और ये जो चैनल है गाइज, ये आप ही लोगों का चैनल है, क्योंकि इस चैनल पर जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह आप लोगों के द्वारा दिए जाते हैं वही रिकमेंडेशन के आधार पर ये वीडियोस मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, लेक्चर्स क्रिएट करता हूँ। तो आप चेक कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, और बेल आइकन पे आप जरूर हिट कर दीजिएगा क्योंकि इससे हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिल जाएगी। झा_सर करके एक टेलीग्राम का चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी नोटिफिकेशन और जो भी चैनल से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो पूरी चीज़ मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। एंड चलिए समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। 1947 में एक समझौता हुआ था, त्रिपक्षीय समझौता, ट्राइपरटाइट एग्रीमेंट 1947 में ये हुआ था। इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी हिस्ट्री की, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो उसमें इसके बारे में भी मेंशन्ड है, ये ट्राइपरटाइट एग्रीमेंट जो है वो लिखा हुआ है। तो ऐसे जो चीजें होती हैं ये अक्सर एग्जामिनेशन में, जनरल स्टडीज में पूछी जाती है। ये इससे रिलेटेड न्यूज क्या आई थी वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। पहले काम की चीज जो आपसे पूछी जाएगी एग्जामिनेशन पर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एग्रीमेंट किनके बीच में हुआ था? यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और नेपाल। याद रहना चाहिए आपको। 1947 में एक ट्रीटी साइन हुई थी इन तीनों के बीच में। ये ट्रीटी किससे रिलेटेड थी कि गुरखास जो है उनके मिलिट्री सर्विसेज के अंदर राइट से रिलेटेड थी, यानी कि जो अधिकार हैं गुरखास के, तो सैन्य सेवा में, मिलिट्री सर्विसेज में उनको राइट्स जो है वो इक्वल मिलने चाहिए, उससे रिलेटेड थी। राइट, अब ये गुरखास कौन है? तो कहीं पर भी आप गुरखास सुनो तो आपके दिमाग में आना चाहिए नेपाल। और ये चीज आना चाहिए कि नेपाल की आर्मी के जो बेस्ट सोल्जर्स हैं, जो फिटेस्ट सोल्जर हैं, जो बेस्ट फाइटर माने जाते हैं, वो हैं गुरखास। अब हुआ ये था, थोड़ा एक और बैकग्राउंड में आपके दिमाग में जमाता हूं इस टॉपिक को समझने के लिए। तो हुआ ये था कि जब एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था, जब ब्रिटिश और नेपाल का युद्ध हम लोग को देखने को मिला था कॉलोनियल पीरियड में, जब हम लोग ब्रिटिश राज में हुआ करते थे, तब ये इस युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिशर्स काफी इंप्रेस हुए थे इस रेजिमेंट से या इस यूनिट से, नेपाल की आर्मी की। क्योंकि ये जो यूनिट थी गुरखास, वो काफी अच्छी यूनिट थी, उनकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी थी। तब से ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि इन गुरखास को जो है वो ब्रिटिश आर्मी में एंट्री दी जाएगी। और पहला मौका था गुरखास के लिए, गुरखास के सोल्जर्स के लिए, गुरखास के जो यंग सोल्जर्स थे उनके लिए पहला मौका था फॉरेन आने का। और वो यही मौका था कि ब्रिटिशर्स ने उनको इंडिया, नेपाल से रिक्रूट करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, इंडिया आजाद हुई यूनाइटेड किंगडम से, तब उस समय डिसाइड किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट के बीच में कि दोनों स्प्लिट करेंगे इस गुरखा रेजिमेंट को। 6 यूनिट्स हमारी इंडियन आर्मी पर शामिल हुई और 4 यूनिट जो है वो ट्रांसफर कर दी गई ब्रिटिशर्स आर्मी में। आप सोच सकते हो कि ये एक, यानी कि एक रेजिमेंट एक ऐसा है जिसको लेकर पार्टीशन के बाद भी हम लोगों ने उनको अपने पास रखा और ब्रिटिशर्स उनको अपने साथ ले गए। और इवन आज भी हर साल उनका रिक्रूटमेंट होता है नेपाल के अंदर, हर साल। राइट, तो ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। तो अब ये पूरा ओवरऑल जो एग्रीमेंट था 1947 का, ये किससे रिलेटेड था? ये एग्रीमेंट रिलेटेड था गुरखास जो है उनके इक्वालिटी के राइट्स से रिलेटेड था। इक्वालिटी के राइट्स, कैसे इक्वालिटी के राइट्स? तो इसको और समझो। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग ब्रिटिश राज में थे उस समय ब्रिटिशर्स सोल्जर जो हुआ करते थे और उनके बगल में जो इंडियन सोल्जर हुआ करते थे, तो ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा फैसिलिटी दी जाती थी, उनकी सैलरी ज्यादा होती थी, उनको वेरियस पर्क्स, वेरियस फैसिलिटीज ज्यादा मिलती थी, पेंशन बेनिफिट्स उनको दिए जाते थे। बट वहीं इंडियन सोल्जर्स को बहुत कम दिए जाते थे और ना के बराबर होता था, तो डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो यहां पर इस एग्रीमेंट में यह कहा गया कि अगर गुरखास को रिक्रूट किया जा रहा है तो ये चीज पर टारगेट करना है कि गुरखास जो है उनकी सर्विस के अंदर कंडीशन जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, इक्वल कंडीशन होनी चाहिए, जो कि जो नेटिव जो आर्मीज हैं फलाना यूके की या फिर इंडिया की, तो उसके इक्वलेंट
ही सर्विस हम लोग को इनको भी देनी है, गुरखास को भी देनी है। तो इक्वलिटी की बात की गई कि सर्विसेज में इक्वलिटी होनी चाहिए गुरखास के लिए, और किसी प्रकार के अनफेयर एडवांटेज जो है वो एक दूसरे के बीच में जो है वो नहीं होने, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए गुरखास के अगेंस्ट, सिंपल एंड सॉर्टेड, ये चीज आप याद रखो। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी। और गवर्नमेंट जो है गाइस, यूके की, इंडिया की, नेपाल की, इनके बीच में फिर ये एग्रीमेंट जो है वो हो गया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। अभी ये पूरा जो टॉपिक था वो न्यूज में क्यों था इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से रिलेटेड, क्योंकि आप जान रहे हो कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस थोड़े से हैम्पर हो रहे हैं। चाहे अगर हम लोग काला पानी इश्यूज के बारे में बात करें, आपको पता होगा काला पानी जो टेरिटरी थी उसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी पहले भी, राइट। तो काला पानी का इशू था। नेपाल ने एक नया मैप रिलीज किया था जिसके तहत उसने इंडियन की जो, यानी कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो विवादित टेरिटरी थी, ये लिपू लेक और काला पानी वाली, तो उसके ऊपर जो है वो अपना हक दिखाया उसने मैप को दिखाकर, यानी कि ऐसा मैप रिलीज किया जिसमें जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी उसने नेपाल के कंट्रोल में वो टेरिटरी दिखा दी मैप में। तो फिर वो विवाद वगैरह जो है वो बढ़ते रहे, और इस प्रकार के विवाद अभी आप देख ही रहे हो कुछ समय से इंडिया और नेपाल के बीच में बढ़ते जा रहे हैं, एक गैप बढ़ता जा रहा है। नेपाल की जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसका कहना यह है कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो जो अभी एट प्रेजेंट नेपाल में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो वहां पर सत्ता पर बैठी रहे। तो उनका कहना है कि ये हमें सत्ता से हटाने के लिए काम कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट अपोजिशन पर है हमारे, जिससे कि हम जो है वो सत्ता पर ना रहे। तो ऐसे भी इश्यूज वगैरह चल ही रहे हैं। इसी बीच इन्होंने यहाँ पर नेपाल के अंदर, नेपाल गवर्नमेंट जो है, स्पेशली नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ये 1947 का जो ये एग्रीमेंट है, त्रिपक्षीय समझौता जो है, तो ये जो है वो अब निरर्थक हो गया है, यानी कि अब ठीक नहीं है ये समझौता, अब इसको रिवाइज करने की जो है वो आवश्यकता है। तो इसको लेकर जो है चीजें हम लोग को देखने को मिली। इवन कुछ गुरखास के जो सीनियर ऑफिशियल्स वगैरह जो थे रेजिमेंट के, तो उनका कहना यह भी था कि यूनाइटेड किंगडम जो है, आरोप लगाया गया था यूनाइटेड किंगडम के ऊपर कि वो मतलब डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, यानी कि वो इक्वल राइट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करा रहा गुरखास यूनिट को। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिली। तो ये रिवाइज करना चाह रहे हैं इस गुरखा एग्रीमेंट को, तो इसलिए ये न्यूज में था। हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेन जो चीज थी वो मैंने भी आपको पढ़ाई। इसके अलावा एक दो चीज और है तो जिसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, एक कि एंग्लो नेपालीज वॉर जब हम लोग को देखने को मिला था, तो उस समय जो ब्रिटिश जो थे वो काफी इंप्रेस हो गए थे इनसे, इस यूनिट से, गुरखास से। तो फिर तब से उन्होंने इनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया था। और जो एंग्लो नेपालीज वॉर जो हुआ था, वो एंड जो हुआ था वो ट्रीटी ऑफ सगौली से हुआ था, जो कि 1816 में हुई थी। तो ये वाली चीज भी याद रखना है, ट्रीटी ऑफ सगौली। तो ऐसे क्वेश्चंस भी डायरेक्ट हिस्ट्री वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि नेपाली जो युवा जो थे वो पहली बार अब्रॉड जा रहे थे, पहली बार फॉरेन कंट्री जा रहे थे, मतलब रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए। तो ये चीज जो है वो उस समय देखने को मिली। हालांकि इतना डिटेल में नहीं आना, ट्रीटी ऑफ सगौली याद होना चाहिए, एंग्लो नेपाली वॉर के बारे में आइडिया होना चाहिए, गुरखा वॉर के बारे में जिसको कहा जाता है, यानी कि एंग्लो नेपाली वॉर गुरखा वॉर ही कहा जाता है, राइट। और गुरखास कौन होते हैं जिसके बारे में अपन ने अभी चर्चा करी। इवन एक और 2-3 आंकड़े देखें हम लोग, तो बताया गया कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर 3% जो है तो वो गुरखास हम लोग को देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर 100 ब्रिटिश आर्मी के पर्सनल हैं, 100 सोल्जर हैं, तो हर 100 सोल्जर में 3 सोल्जर्स आपको गुरखास के देखने को मिलेंगे, राइट। और ये 200 साल इनकी सर्विस का भी 2015 में पूरा हुआ था। और इवन आपको सुनकर एक मतलब वो चीज लगेगी कि वाकई में ये कितने पावरफुल है और कितने फिटेस्ट हैं। तो ये इस चीज से साबित होती है कि क्वीन एलिजाबेथ जो है ब्रिटेन की, उनके आसपास 2 गुरखा ऑफिसर जो होते हैं वो पर्सनल उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के पर्सनल बॉडीगार्ड्स सबसे फिटेस्ट ही होंगे ना, तो इसीलिए इनको वहां पर अलॉट किया गया है, क्योंकि बहुत फिट है, राइट। और गुरखास जो है वो हर साल रिक्रूट किए जाते हैं। ब्रिटिश गुरखा कैंप हम लोग को नेपाल के अंदर देखने को मिलता है, पोखरा में। और ना ही सिर्फ ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी इनको रिक्रूट करती है, बल्कि सिंगापुर पुलिस फोर्स भी जो है वो इनको रिक्रूट करती है। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इनका जो सिग्नेचर वेपन है वो है खुकरी। खुकरी इनका सिग्नेचर वेपन है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आया था, खुकरी क्या है, याद रखना वेपन किसका, वेपन गुरखास का, राइट। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाहर का और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सिंपल सी चीज याद रखना, महात्मा गांधी सेतु। ये कहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये एक प्रकार का ब्रिज है। सेतु से ही समझ गए आप, समझ गए होंगे, ब्रिज की बात हो रही है। ये एक ब्रिज है जो कि गंगा नदी के ऊपर है, बिहार के अंदर ये ब्रिज हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि पटना को कनेक्ट करता है हाजीपुर से। इस ब्रिज की जो लेंथ है वो 5750 है, 5750 मीटर्स। और ये इंडिया का 3rd लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, 3rd लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। रेल ब्रिज की बात नहीं कर रहा हूं, रिवर ब्रिज की बात कर रहा हूं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है रिवर ब्रिज, वो कौन सा है, और रेल ब्रिज कौन सा है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। नहीं पता है तो एक बार गूगल कर लीजिए, गूगल चाचा से पूछ लीजिए, राइट। और ये जो न्यूज में आया था, हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट क्यों ये न्यूज में आया था,
बट फिर भी जान लो कि इसमें दोबारा से ट्रैफिक वगैरह जो है वो शुरू हो गया, यानी कि कुछ समय के लिए इस ब्रिज को जो है वो बंद कर दिया था, दोबारा से शुरू हो गया। बट ये सब चीज़ें नहीं आएंगी एग्जाम में। मेन जो चीज़ थी वो उसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए कि महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। बस ये चीज, और गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी के ऊपर ये लोकेटेड है, राइट। और अब से देखिए मैंने ये भी करना शुरू किया है, एक नई प्रैक्टिस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा कि मैंने यहाँ पर जो है वो न्यूज़ किस न्यूज़पेपर पर आई है, तो उसके भी मैंने यहाँ पर डालना भी शुरू किया है, ठीक है। और हालांकि मैं न्यूज़ जो कवर करता हूँ वो अलग अलग पेपर्स से देखकर जो है वो करता हूँ, और अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह से देखकर करता हूँ, राइट। और जो भी बेस्ट कंटेंट मुझे मिलता है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, और एक्स्ट्रा अपने इनपुट्स भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। पेपर 2 की पहली न्यूज में बात हो रही है आंध्र प्रदेश के बारे में। इस टॉपिक को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा हमने डिस्कस किया था कि आंध्र प्रदेश के अंदर 3 कैपिटल्स, 3 राजधानियां हम लोग को देखने को मिलेंगी। तो इसको अप्रूवल जो है वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो है उन्होंने दे दिया है। एक बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एंड आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील बिल्स 2020। इसको असेंट दे दिया है गवर्नर ने। अब हम लोग को प्रैक्टिकली आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा कि 3 कैपिटल्स हो जाएंगी। ये 3 कैपिटल कौन सी होंगी? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। ये अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, राइट। तो इसके बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ था, पढ़ाया हुआ था। आपको मुझे कुछ राज्यों के एग्जाम्पल देने हैं जहां पर एक से ज्यादा कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती है, इंडिया के भी और अब्रॉड के भी। ये चीज मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है, दोनों चीज बताई हुई थी कि इंडिया में और भी कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर हम लोग को और कैपिटल, एक से ज्यादा कैपिटल देखने को मिलती है। और हमने अब्रॉड के बारे में भी डिस्कस किया था, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के बारे में भी। तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर लिखकर बताइए, ठीक है। आप चाहो तो पेन और पेपर लेके बैठा करो, जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ लिखते जाया करो, फिर लेक्चर के एंड में जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर कंपाइल करके दे दिया करो, ठीक है। अब ये न्यूज आ गई गाइस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। जिन बच्चों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी है वो एक बार 1 अगस्त वाले लेक्चर में चले जाइएगा, पूरा डिटेल में मैंने उसको पढ़ाया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। और कल के दिन 3 अगस्त को मैंने एक अपडेट जो है वो प्रोवाइड किया था, तो आप वहां से आकर पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। अभी उस समय मैंने आप लोग को बताया था 1 अगस्त को, जब हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे थे, कि मदर टंग को जो किया गया है, यानी कि कहा गया है कि 5वीं क्लास तक के जो बच्चे होंगे वो उनको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, या फिर मदर लैंग्वेज में क्लासेस उनकी कंडक्ट कराई जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में बच्चों को 5वीं क्लास तक मराठी में पढ़ाया जाएगा। अब मोटिवेशन आप लोगों के लिए, अब क्या मोटिवेशन मैं देने वाला हूं कि आने वाले समय में, आज से 3-4 साल बाद मान के चलो कि आप IAS ऑफिसर बन गए, IPS बन गए, आपकी शादी हो गई और आपके बेबी भी हो गया या हो गई, राइट। तो उस बीच आप क्या करोगे? अब आपको कोई अगर मिशन अलॉट कर दिया जाता है तो आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना पड़ेगा। हालांकि आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल तो आपको एक स्टेट कार्डर दे दिया जाता है, तो आप अपने रिटायरमेंट तक उसी स्टेट में रहते हो। बट फिर भी आप जो है वो स्पेशल निकला एकदम से, यानी कि आपके अंदर इतना टैलेंट था कि सरकार आपसे खुश हो गई, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं अलग, वो आपसे खुश हो गई, तो उन्होंने आपको दे दिया एक फलाना मिशन कि आप जाओ यहाँ पर मिशन कंडक्ट करो जाके। तो आप अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाओगे, आपका बार बार ट्रांसफर होता रहेगा, तो उस बीच क्या प्रॉब्लम आएगी? आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो बच्चा है या बच्ची है वो उसको कोप अप करने में बड़ा इशू आएगा, क्योंकि वो जिस भी स्कूल में जाएंगे तो उस स्कूल की वहां पे अगर लोकल लैंग्वेज हुई, जैसे कि आप अभी नॉर्थ इंडिया में हो, फिर आपका ट्रांसफर साउथ इंडिया में होगा, तो ये बड़ी लैंग्वेज का एक बैरियर आ जाएगा आपके बेबी के लिए। तो उस बीच आप परेशान रहोगे, अरे यार हालत खराब हो रही है वो। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अब केंद्र विद्यालय और CBSE जो है, तो वो हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो मदर टंग जो लैंग्वेज में जो है वो बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाएंगे, यानी कि वहां पर जो कोर्सेज होंगे वो मदर टंग में नहीं हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट ये तो था आप लोग के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन और एक जनरल जानकारी। बट मेन चीज कुछ ध्यान में रखना जो एग्जामिनेशन में आ सकती है, जैसे कि केवी केंद्र विद्यालय जो होते हैं वो किसके कंट्रोल में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। ये केंद्र विद्यालय जो स्कूल्स हैं वो इनको इसीलिए बनाया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके जो बच्चे जो होते हैं, तो वो अपने बच्चों को इस स्कूल में जो है वो दाखिला दिलवाएं। तो आपने देखा भी होगा, आप अगर केंद्र विद्यालय से होंगे तो आपको पता होगा कि आपके पेरेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, या फिर आपके फ्रेंड वगैरह अगर कोई होंगे तो उनके पेरेंट जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके बच्चे इस स्कूल में जो है वो दाखिला लेते हैं, केंद्र विद्यालय में। और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में केंद्र विद्यालय हम लोग को देखने को मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी। और प्रैक्टिकली जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो अपने बच्चों को जब भेजेंगे स्कूल्स में और मदर टंग में उनको पढ़ाया जाएगा, तो फिर वो जो है वो बड़ी दिक्कत आ जाएगी बच्चे को कोप अप करने में, और बच्चे का फिर इसमें कैरियर भी जो है वो खतरे में पड़ सकता है ना।
क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आएगा, कोप अप नहीं कर पाएगा बच्चे, तो बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, आएगी, नॉर्मल सी बात है। तो और ये केंद्र विद्यालय जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। माय क्वेश्चन फॉर यू इज गाइस, एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री है? अभी अभी चेंज हुई है इसका नाम, तो जल्दी से बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो ये न्यूज हम लोग को देखने को मिली थी। अब इस न्यूज में गाइस बात हो रही है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के बारे में। तो नाम से ही हालांकि समझ में आ रहा है ये एक ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव किसके ऊपर टारगेट करता है? ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के ऊपर टारगेट करता है। और इसमें ये सब चीजें हैं लिखी हुई कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कानून बनाया जाए, और वो जो कॉमन चीजें होती हैं जनरली, तो उसमें उतना रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेनली क्या है, ये कॉमनवेल्थ की बात हो रही है। कॉमनवेल्थ क्या होता है? ऐसी कंट्रीज जो कि किसी ना किसी पर्टिकुलर पीरियड में ब्रिटिश कंट्रोल में हुआ करती थी, ब्रिटिश राज में हुआ करती थी, ब्रिटिश की कॉलोनीज वाली कंट्रीज को कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है। आपने कॉमनवेल्थ गेम सुना होगा ना, तो मैंने पढ़ाया भी आपको उसके बारे में, और उस समय भी हम लोगों ने इसी के बारे में चर्चा करी थी, कॉमनवेल्थ। तो हमने क्या देखा कि ऐसी कंट्री जो ब्रिटिश राज में हुआ करती थी, उन्होंने मिलकर ये इनिशिएटिव जो है वो बनाया था 1987 में। और उस समय गाइस ह्यूमन राइट्स के ऊपर उतना फोकस जो है वो नहीं दिया जाता था, जैसे कि आज की डेट में ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज्यादा टारगेट है, बट उस समय उतना नहीं था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ये ह्यूमन राइट काउंसिल जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो ह्यूमन राइट काउंसिल भी 2006 में उसका फाउंडेशन हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लीजिएगा एक बार कि 2006 में ह्यूमन राइट काउंसिल का फाउंडेशन किया गया था, राइट, यूनाइटेड नेशन के। तो ऐसी जो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है वो बाद में चलकर हुई थी, बट उस समय 1987 1990s के पीरियड में ह्यूमन राइट्स पर ज्यादा फोकस नहीं था, राइट। तो उस समय ये कंट्रीज ने मिलकर जो है वो इस प्रकार का इनिशिएटिव सामने लेकर आए, और ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट नॉन पार्टीशन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका टारगेट क्या था? ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। इसके फंक्शंस की बात करें, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और कॉमनवेल्थ प्रिंसिपल्स को लागू करना, और दूसरी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि रूल्स रेगुलेशंस लॉज, तो उसको लागू करना। जो भी कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज, वहां पर उनके जो डोमेस्टिक कानून है, डोमेस्टिक लॉज हैं, राइट, लेजिस्लेशन जो है वो ऐसे बनाए जाएं, वहां पर ऐसे कानून लाए जाएं जो कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, राइट। तो ये सब चीजें इसमें हम लोग को देखने को मिली थी, और इसका हेडक्वार्टर हम लोग को CHRI का न्यू दिल्ली इंडिया में देखने को मिलता है। CHRI की हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि CHRI और वॉक फ्री एक इंटरनेशनल एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो स्लेवरी को लेकर, गुलामी को लेकर रिलीज करी है। स्पेशली यहां पर बात हुई है मॉडर्न स्लेवरी के बारे में। मॉडर्न स्लेवरी यानी कि आज की रेट की गुलामी। कैसी गुलामी होती है आज की रेट की? आप अगर अपनी कॉलोनी में देखोगे, अपने आसपास देखोगे, या फिर आपने कभी देखा होगा अपने फ्रेंड के यहाँ जो कि थोड़ा सा रिच है, राइट, तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि उनके घर पर एक कोई कुक रहते हैं, या फिर एक कोई ऐसे इंसान रहते हैं जो कि उनके घर में सोते हैं, उन्हीं के घर में रहते हैं, और उनके घर का पूरा काम करते हैं, पूरा डोमेस्टिक वर्क उनके घर का किया जाता है। अब ऐसे तो काफी सारे लोगों के यहाँ होगा, बट मैं स्पेशली उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग ऐसे व्यक्तियों को पैसा नहीं देते हैं। पैसे के नाम पर उनको सिर्फ रहने की जगह दी जाती है, वो भी स्टोर रूम उनके घर का, या फिर बरांडा वगैरह, या फिर उनको मतलब उसके अलावा उनको खाना दे दिया जाता है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। उनको कोई पैसे नहीं दिए जाते, कोई कुछ पैसे के नाम पर मुश्किल से महीने के 1000 2000 5000 दे दिए तो दे दिए, बस। बाकी पूरा उनसे काम करवाया जाता है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो मॉडर्न स्लेवरी के अंदर आती है, और ये एक अपराध है। तो कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं वहां पर पूरे दुनिया भर में इस प्रकार की जो मॉडर्न स्लेवरी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, उसका 40% कॉमनवेल्थ कंट्रीज में है। और जो इंटरनेशनल टारगेट है कि मॉडर्न स्लेवरी को 2030 तक एंड करना है, तो बताया जा रहा है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। 150 लोग जो है गाइस कॉमनवेल्थ कंट्रीज के टोटल, हर 150 लोग, उन हर 150 लोगों में एक इंसान मॉडर्न स्लेवरी को फेस कर रहा है। इसके अलावा 1/3 जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, वहां पर फोर्स मैरिज को क्रिमिनलाइज किया हुआ है, यानी कि वहां पर फोर्स मैरिज के अगेंस्ट रूल्स रेगुलेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट 23 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट जो किया जाता है कमर्शियल बेसिस पर, बच्चों को बेचना, प्रोस्टिट्यूशन और इस प्रकार की चीजें, तो वो 23 कंट्री में क्रिमिनलाइज नहीं है। यानी कि 23 कंट्रीज के अंदर ऐसे कानून नहीं है जो कि इसके अगेंस्ट हो, इस प्रकार की प्रैक्टिस के अगेंस्ट, समझ रहे हो? तो ये चीज यहां पर पता लगी है। इसके अलावा बताया गया कि 54 ऐसी कंट्रीज हैं, उसमें से सिर्फ 4 ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं, और स्पेशली जो सप्लाई चेन जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने पर टारगेट किया जाता है। यानी कि वहां पर एक विंग बनाई गई है। जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए विंग है, बट इंडिया के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है जो कि सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के ऊपर काम करे। तो ये इंडिया के लिए भी एक लैकिंग चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। आगे चल के इसके बारे में चर्चा करेंगे, इंडिया की रिपोर्ट के बारे में। इसके अलावा कहा गया कि जितनी भी सबकी सब जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं
वहां पर बताया जा रहा है कि विक्टिम असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है, यानी कि अगर कोई पीड़ित होता है तो पीड़ित को सहायता देना, उसको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराना, उसकी काउंसलिंग करना, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम किसी भी कंट्री में नहीं है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बताया, राइट। और इसके अलावा इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की अगर हम लोग बात करें, कि इंडिया के लिए अगर बात करें, तो इंडिया वर्स्ट बताई जा रही है कोऑर्डिनेशन के मामले में। इंडिया के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी नहीं है, ना ही इंडिया के पास कोई एक ऐसा एक्शन प्लान है एट प्रेजेंट जो कि मॉडर्न स्लेवरी को एंड करने पर टारगेट करे और इस प्रकार के जो बॉन्डेड लेबर्स हैं और ये सब चीजें हैं उसको एंड करने पर टारगेट करे। मतलब कहने का मतलब ये, इंडिया के पास एक अलग कोई स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज के खत्म करने पर फोकस करे, काम करे। इवन इंडिया ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2011 का डोमेस्टिक वर्कर्स कन्वेंशन को साइन नहीं किया, लागू नहीं किया, ना ही मतलब ये लागू नहीं किया, ये वाली बात हो रही है। और 2014 के फोर्स लेबर प्रोटोकॉल को लागू नहीं किया, राइट, इंडिया ने। तो इंडिया को ये सब करने की आवश्यकता है आज की रेट में। इसके अलावा इंडिया में बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया भर में जो चाइल्ड ब्राइड्स होती है, यानी कि जो पूरे दुनिया भर में जो चाइल्ड मैरिज होती है, उसका 1/3 इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। और आप जानते हैं इंडिया में आज भी शर्म की बात है, काफी सारी जगहों पर चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, काफी सारी जगहों पर, राइट। तो ये चीज है गाइस, तो इसके बारे में ये रिपोर्ट में हम लोग को देखने को मिला है। ये पूरा ओवरऑल टॉपिक हो गया इससे रिलेटेड। अब बात करेंगे ग्रामोद्योग विकास योजना। ग्रामोद्योग विकास योजना, ग्राम यानी कि विलेज की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ग्रामोद्योग विकास योजना, तो वहां पर विलेज के अंदर जो है टारगेट किसके ऊपर किया जा रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर, विलेज डेवलपमेंट के ऊपर। और विलेज के अंदर किस चीज के डेवलपमेंट के ऊपर, तो स्पेशली जो विलेज के जो आर्टिस्ट वगैरह जो होते हैं, यानी कि जो मतलब अलग अलग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो उनके डेवलपमेंट के, उनके प्रोडक्ट्स जो है वो बिके मार्केट में और वो कंटिन्यूटी उनकी जो है वो बनी रहे इस प्रकार के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की। तो उसको लेकर ये ग्रामोद्योग विकास योजना हम लोग को देखने को मिलती है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने अप्रूवल दिया है एक प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम जो है बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा आर्टिशियंस को। और आर्टिशियंस का काम क्या होगा, अगरबत्ती को मैन्युफैक्चर करना। और ये ग्रामोद्योग विकास योजना जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है उसके तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि अगरबत्ती बनाने की मशीन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। बताया जा रहा है करीब बताया जा रहा है कि 50 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन, मतलब जो 50 ऐसी मशीन जो कि ऑटोमेटिकली अगरबत्ती बना देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अगरबत्ती बना रही हैं। तो ऐसी जो मशीन्स हैं गाइस, और इसके अलावा 10 मिक्सिंग मशीन्स, तो ये जो है वो प्रोवाइड की जाएगी आर्टिशियंस को, एक आर्टिशियन के ग्रुप को। और इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पर ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होगा, 4 अलग अलग जगहों पर। और एक जगह जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न की भी हम लोग को देखने को मिल रही है, नॉर्थ ईस्टर्न के एरिया पर भी ये चीज शुरू होगी। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो होगी वो ट्रेनिंग ऑफर करेगी, असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी, हेल्प करेगी आर्टिशियन को इस पर्टिकुलर मतलब एरिया पर काम करने के लिए, यानी कि मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। और इस प्रकार से ये अगरबत्ती वगैरह बनाएंगे। और ये तो यहाँ पर सिर्फ एक अगरबत्ती की बात हो रही है, बाकी और भी चीजें जो है वो इसमें हम लोग को देखने को मिलेगी। ग्रामोदय विकास योजना, ठीक है। तो सिंपल सी चीज, आपको इसके बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात हो रही है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। तो देखो ये वाला जो टॉपिक है गाइस, मैं सिंपली आपसे कहूंगा कि सिर्फ आप सुनो पूरे मुद्दे को और आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता है। और सेकेंडली मैं एक और चीज और बताना चाहूंगा गाइस, जिन बच्चों को नहीं पता है, कि इसकी पीडीएफ जो है गाइस पूरी की पूरी मात्र 100 रुपए, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। मिनिमम मतलब आप वॉलंटरी बेसिस पर मेरी मेहनत को देखकर जितना आप देना चाहे उतना दे सकते हो, मिनिमम 100 रुपीज है। और अब आपको नोट डाउन करने पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप उसकी जगह अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो या जो करना है वो करो आप, क्योंकि नोट्स बनाने वाला टेंशन अब आपका खत्म हो गया। क्योंकि इसका रेट जो मैंने आपको कम इसलिए रखा गया कि सभी स्टूडेंट्स अफोर्ड भी कर पाए, सभी का भला हो। और मुझे कोई लग्जरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा आप सपोर्ट करके सर्वाइवल जो है वो निकाल दो बस। क्योंकि ये चैनल इसी प्रकार से चलता रहे, क्योंकि आप जानते हो कि अब जॉब वगैरह तो है नहीं, जो भी है एम्प्लॉयर आप ही लोग हो अब मेरे, राइट। तो ये नोट्स बनाने के चक्कर में अपना टाइम अब वेस्ट मत करो आप, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं मुल्ला पेरियार डैम, इस टॉपिक पर हिंदी ट्रांसलेशन आपको आगे मिल जाएगा, बट पहले सिर्फ टॉपिक सुनो आप, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ सुनने पर आप ज्यादा फोकस करो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइस डिसाइड किया है कि एक पेटिशन आई थी मुल्ला पेरियार डैम के मुद्दे को लेकर, तो उस पर सुनवाई वो करेंगी 24 अगस्त को, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी। इसके पानी के लेवल को लेकर जो है वो पूरा मुद्दा था, वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक पेटिशन फाइल किया गया था इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है केरला की, जहां पर ये डैम लोकेटेड है। क्वेश्चन कैन कम, ये डैम कहां पर लोकेटेड है, केरला में। तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है वहां के एक निवासी हैं, रेसिडेंट हैं, उन्होंने पेटिशन फाइल करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। पेटिशन में कहा गया था कि मॉनसून के समय पर इसका जो पानी का लेवल है वो कम कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर बताया गया है कि खतरा है अर्थक्वेक का और फ्लड का, बाढ़ का। और अगर ऐसा होता है तो
वहां पर काफी सारे लोगों की जान को खतरा हो सकता है, तो इसको लेकर पूरा मामला चल रहा है, राइट। अब एक और खास चीज इस डैम की कि ये डैम तो है केरला में, बट ये डैम किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तमिलनाडु के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि तमिलनाडु में ये डैम जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि केरला में ये डैम देखने को मिलता है, तमिलनाडु इस डैम को ऑपरेट करती है। केरला और तमिलनाडु जो है बाजू बाजू में आपको देखने को मिलते हैं। ये केरला यहाँ पर आपको दिखाई देगी नीचे, और इसी के साइड में ये वाली लोकेशन जो है वो आपको तमिलनाडु की आपको देखने को मिलेगी, है ना। अब ये डैम जो है वो तमिलनाडु की तरह ऑपरेट किया जाता है। इस डैम को लेकर 1886 में एक लीज एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि एक पट्टा समझौता हम लोग को देखने को मिला था। लीज हुई थी 999 सालों के लिए 1886 में। ये लीज हुई थी पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट के नाम से जो जानी जाती है। ये महाराजा जो थे त्रवणकोर के और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो पेरियार इरिगेशन वर्क के जो सेक्रेटरी हम लोग को देखने को मिले थे, तो उनके बीच में जो है ये एग्रीमेंट हो गया था 999 सालों का, यानी कि लीज पट्टा कि ये जो ऑपरेट जो किया जाएगा वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाएगा ये डैम, और ये डैम जो लोकेटेड है वो केरला में लोकेटेड है। और इस डैम का कंस्ट्रक्शन 1887 से लेकर 1895 के बीच में हम लोग को देखने को मिला था। डैम गाइस बनाया किस पर्पस के लिए गया था? कि तमिलनाडु में जो है वो पानी आ सके, तमिलनाडु का जो एरिया है बंजर एरिया, राइट, वहां पर जो है वो पानी आ सके, तो इस पर फोकस किया गया था। और इस डैम की ये खासियत है कि ये डैम का जो पानी जो था, मान के चलो कि ये जा रहा है और इस प्रकार से जाकर ये अरेबियन सी पे मिलने वाला था, बट डैम बनाकर इस पानी के बहाव को, यानी कि जो मूवमेंट जो था इस रिवर का, इसको चेंज करके जो है वो इधर कर दिया गया। और फिर ये हम लोग को देखने को मिला कि ये एट प्रेजेंट आज की डेट में ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, और बट इसका जो नेचुरल जो फ्लो था वो अरेबियन सी की तरफ था, तो इस डैम को बनाकर रिवर का फ्लो जो है वो चेंज कर दिया गया, राइट। और डैम जो है गाइस ये किस किस पर लोकेटेड है, यानी कि किस जगह पर लोकेटेड है? तो मुल्लायार और पेरियार नदी का कॉन्फ्लुएंस, यानी कि जब संगम होता है मुल्लायार और पेरियार नदी का, तो उस जगह पर इस डैम को लोकेट किया गया। और नदी का फ्लो जो है वो चेंज करके अरेबियन सी की तरफ जो है वो जा रही थी, उसको चेंज करके बे ऑफ बंगाल पर इसको ले जाया गया, क्योंकि मदुराई प्रेसिडेंसी जो है यानी कि मदुराई का जो रीजन है जो कि बंजर एरिया है, राइट, तो उस जगह पर जो है वो पानी मिल सके, तो इसको लेकर ये पूरा ये डैम हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि मेन पर्पस जो था वो मदुराई रीजन पर जो है वो पानी मिल सके उसको लेकर था, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। बट इस लीज एग्रीमेंट को रिन्यू कराया गया 1970 में, तमिलनाडु और केरला ने मिलकर इसको कराया गया। जो पुरानी जो चीज थी 999 सालों का जो एग्रीमेंट था उसको बिल्कुल सिमिलर ही रखा, बट इसमें टारगेट किया गया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किए जाएंगे। इसके बदले में केरला को तमिलनाडु कुछ रेंट जो है वो देगी, क्योंकि ये ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा है? तमिलनाडु के द्वारा किया जा रहा है कहां पर? केरला में है। और इसमें हाइड्रो पावर बनाया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो केरला को पैसा मिलेगा, रेंट मिलेगा तमिलनाडु से, क्योंकि तमिलनाडु ऑपरेट कर रही है ना। सिंपल समझने की बात यह है कि आपने किसी को दुकान किराए पे दी, राइट, क्योंकि अब आप अपनी जगह किसी और को दोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपको कुछ ना कुछ तो पैसे देगा ही देगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देगा ही देगा ऑपरेशन का, क्योंकि उसको भी तो फायदा हो रहा है ना उस जगह से, उस डैम से, राइट। तो ये चीज है इस प्रकार की। तो इजी तरीके से समझो आप चीजों को, इतना आप लोग को कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल एग्जांपल से समझा करो, पूरी चीज समझ में आएगी और लंबे समय तक याद रहेगी। इसके अलावा इस डैम में 1979 में एक बार क्रैक आया था। हालांकि इतना पता, ये वाला जो टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी ये टॉपिक से रिलेटेड मेन जो चीजें आएंगी, एक जनरल आइडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये इशू चल रहा है, सिर्फ आइडिया के बारे में। हालांकि इतने एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में लोकेशन वाइज चीज पूछ ली जाएगी, और इनकेस बाई चांस अगर जो आपके पर्सनालिटी टेस्ट में एंड में पूछ लिया जाए तो यू शुड एबल टू आंसर सच थिंग्स। तो और आपके पास एक आइडिया होना चाहिए जनरलाइज, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो चाहता तो मैं नहीं बताता आपको, बेसिक चीज बताता, पर फिर भी सुन लो। तो यहाँ पर एक माइनर अर्थक्वेक आया था, तो उसके चलते डैम के ऊपर दरार आ गई थी। फिर बाद में सेंट्रल वाटर कमीशन बैठी थी, उस कमीशन ने कहा था, मतलब स्टडी किया था और रिकमेंड किया था कि डैम का जो पानी है वो लो कर दिया जाए, 142 फीट से इसको 136 फीट जो है वो कर दिया जाए। और कहा गया कि अगर इस डैम के अंदर प्रॉपर सेफ्टी मेजर जो है, जो अगर उसको ध्यान में रखा गया और प्रॉपर तरीके से इस डैम की सेफ्टी पर फोकस किया गया, मरम्मत वगैरह समय समय पर इसकी कराती गई, तो तब उस समय ये डैम की जो फुल कैपेसिटी है 152 फीट की, उस कैपेसिटी तक तमिलनाडु जो है वो रख सकता है पानी को, क्योंकि ऑपरेट जो है वो तमिलनाडु कर रहा है। तमिलनाडु ने क्या कहा? तमिलनाडु ने बोला कि मैंने हर एक मेजर जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया है और डैम जो है वो बिल्कुल मजबूत है, डैम टूटेगा नहीं। बट केरला गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से कहती आ रही थी कि इस डैम के पानी को जो है वो कम करना है। इसको लेकर केरला ने एक कानून वगैरह भी जो है वो आगे चल के हम देखेंगे पास किया था। और केरला का हमेशा से अपोजिशन में केरला इसलिए रहती थी क्योंकि केरला को पता है कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, और उस बीच अगर बाई चांस दरार आ गई या मेजर
कुछ एक्सीडेंट हो गया, डिजास्टर हो गया, तो उस बीच जो है वो वहां पे लोगों की जान जो हो सकती है वो काफी खतरे में हो सकती है। इवन साइंटिस्ट ने भी तक ये कहा है कि अगर यहाँ पर 6 रिचर स्केल से ज्यादा का अगर अर्थक्वेक आ गया तो उस समय 30 लाख लोग से ज्यादा, ओवर 3 मिलियन पीपल की मृत्यु तक हो सकती है, यानी कि उनकी लाइफ जो है वो काफी डेंजर में आ सकती है। वही एक ही बात, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इसको लेकर क्या था, तो 2006 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि तमिलनाडु जो है वो इस पानी को, यानी कि इस डैम के पानी को 142 फीट कर सकता है। इसको लेकर केरला ने एक बिल जो है वो लेकर आ गए थे, अमेंडमेंट कर दिया था 2003 केरला इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट को अमेंडमेंट किया गया और पानी के लेवल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। फिर 2012 में फिर चीजें हम लोग को देखने को मिली, फिर बाद में देखने को मिली कि इसको जो अमेंडमेंट जो किया गया था उसको नल एंड वॉइड जो है वो कर दिया गया। तो ये मुद्दा जो है वो दोनों के बीच में चल रहा है। अब आप कभी भी कोई भी टॉपिक उठाओ, अगर आपको दो स्टेट्स के बीच में किसी रिवर का टॉपिक सुनने को मिल रहा है या दो स्टेट के बीच में किसी डैम का टॉपिक सुनने को मिल रहा है, तो उस बीच आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि वो विवाद की बात होगी, यानी कि वो जो टॉपिक होगा वो दो स्टेट्स के बीच में विवाद का ही होगा। क्योंकि कभी भी आप देखोगे डैम का टॉपिक हो या दो स्टेट्स के बीच में रिवर का टॉपिक हो, वो विवाद डिस्प्यूट का ही टॉपिक मिलेगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप डिस्प्यूट जरूर चिपका देना, क्योंकि 100% डिस्प्यूट का ही मामला होता है पूरा का पूरा, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। अब इसके बारे में सिर्फ लोकेशन वगैरह आपको ध्यान में रखनी है और बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा था, बाकी और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदी ट्रांसलेशन है, आप देख सकते हैं, ये पूरा हिंदी ट्रांसलेशन जो मैंने भी आपको पढ़ाया। गाइस चर्चा करेंगे विप्स के टाइप्स के बारे में। तो मैंने आपको कल विप्स पढ़ने के लिए कहा था, आप लोगों ने होपफुली पढ़ लिया होगा, राइट। तो इसके टाइप्स बस आप थोड़ा सा देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। 1 लाइन विप, 2 लाइन विप और 3 लाइन विप क्या होता है, ठीक है। अब आप विप जब आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में एक चीज चली होगी कि यार विप जो होते हैं, चीफ विप्स की अगर हम लोग बात करें तो वो एक ऐसे सदस्य होते हैं जो कि मॉनिटर की तरह काम करते हैं, यानी कि डिसिप्लिन जो है वो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन, यानी कि पार्टी के मेंबर्स जो है वो डिसिप्लिन में रहे। तो पार्टी के मेंबर्स को वो देखते हैं कि पार्टी कि जो मेंबर्स हैं वो पार्टी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उनको बेसिकली एक प्रकार से जो क्लास का मॉनिटर होता है ना, जो टीचर सबसे अच्छे होनहार स्टूडेंट को क्लास का मॉनिटर बना देती हैं कि वो सभी लोग को चेक करे, देखे कि सभी लोग जो है वो टीचर की अनुपस्थिति में, जब टीचर वहां पर रहती नहीं है तो उस समय डिसिप्लिन में है कि नहीं, तो ये चेक करते हैं, निगरानी रखते हैं सब पार्टी मेंबर्स के ऊपर कि वो पार्टी मेंबर सही तरीके से पार्टी के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ऐसी चीजें होती हैं। और ऊपर से फिर जैसे कि पार्टी की मीटिंग अरेंज करना है और इस प्रकार की चीजें, तो वो भी विप का ही काम होता है, चीफ विप का। तो देखो, एक 1 लाइन विप होता है, दूसरा 2 लाइन विप होता है और तीसरा 3 लाइन विप होता है। तो ये टाइप्स होते हैं विप्स के। अब ये थोड़े से स्ट्रिक्टनेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। 1 लाइन विप का मतलब ये होता है कि ये इन्फॉर्म किया जाता है मेंबर्स को कि जो है मतलब पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको वोटिंग के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और यहाँ पर विप अलाउ कर सकता है उस मेंबर को कि यदि जैसे मान के चलो पार्टी को जो है वो वोट देना है एक बिल पर, राइट, और ये वाला जो मेंबर है ये वोट देना नहीं चाहता, तो ये क्या विप के साथ डिस्कस कर सकता है और फिर वो उस दिन हाउस के, यानी कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन वो एब्सेंट हो सकता है, ठीक है। ये वाली चीज होती है 1 लाइन विप के अंदर। 2 लाइन विप के अंदर क्या होता है, तो ये बोला जाता है कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन मेंबर्स को उपस्थित रहना है, प्रेजेंट रहना है। और 3 लाइन विप में हम लोग को देखने को मिलता है ये जब इशू की जाती है जब मेंबर को डायरेक्शन दिए जाते हैं कि भाई पार्टी चाह रही है कि पार्टी के डायरेक्शंस हैं कि आपको इस बिल पर वोट देना ही देना है, तो फिर आप जो है वो सामने वाले सदस्य आएंगे और फिर वो उनको वोट देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो वो 10th शेड्यूल लागू हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था, अभी पढ़ाया भी था, अभी कुछ दिनों पहले उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। तो ये बस ये बेसिक डिफरेंस है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए टाइप्स वगैरह के बारे में, ठीक है। 1 लाइन विप, 2 लाइन विप और 3 लाइन विप क्या होता है। कल होमवर्क जो विप के बारे में दिया था मैंने आपको पढ़ने के लिए, इनमें से बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए, ये इंग्लिश में है, और वीडियो को पॉज कीजिए और ये हिंदी में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आप पॉज करके आंसर लिखकर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर, लास्ट में मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। अब ये न्यूज में हम लोग चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट नेशनल गाइडलाइंस के बारे में। 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा रिलीज की गई है गाइडलाइन। गाइडलाइन नाम से ही समझ में आ रहा है हम लोग को मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड है, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड। गाइडलाइन का फोकस ये होता है कि अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना रिगार्डिंग सैनिटरी नैपकिन्स, बिहेवियर चेंज करवाना। आपने पैडमैन मूवी देखी होगी, याद आ रहा होगा आपको, अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी है, उसमें आपने देखा होगा कि देखो एक चीज तो यह है कि जिन एरियाज पर सैनिटरी नैपकिन्स की रीच नहीं है तो उन एरियाज तक रीच पहुंचाना, बट जिस एरिया पर सैनिटरी नैपकिन्स की ऑलरेडी रीच है, वहां पर अवेलेबल है सैनिटरी नैपकिन, बट देन टू वहां के लोग उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, बिहेवियर चेंज करवाना,
राइट। इसको लेकर विलेजेस वगैरह में ऐसे फ्रंट लाइन कम्युनिटी कार्डर जो है उसको बिल्डअप करना, यानी कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि उसका मेन पर्पस हो ग्रुप का लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों के बिहेवियर चेंज करना। तो ऐसी चीजों को लेकर ये गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। इवन जैसे कि सैनिटरी नैपकिन का उपयोग हो गया तो उसको सेफली डिस्पोज करना, तो ये सब चीजें, ये सब फैसिलिटीज लाई जाए। और ऐसी वेंडिंग मशीन जो है वो बनाई जाए जो कि सैनिटरी नैपकिन जो है उसको बनाएं, उसको क्रिएट करें, जैसे पैडमैन मूवी में हमने देखा था, ठीक है। तो इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता है गाइस, तो गाइडलाइंस जो है उसको अब एट प्रेजेंट सैनिटरी नैपकिन को एज अ एसेंशियल कमोडिटी की तरह रिकॉग्नाइज करना जरूरी है और इसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर ऐड करना जरूरी है, क्योंकि आज की रेट में भी 2015 से ये लाई गई थी और उसके बावजूद भी हमने देखा कि वेंडिंग मशीन जो है वो अवेलेबल नहीं है इस अस्मिता स्कीम के थ्रू, क्योंकि अस्मिता स्कीम के थ्रू वेंडिंग मशीन्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलती हैं। जो महाराष्ट्र की रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने शुरू किया था अस्मिता स्कीम। फोकस किया गया था कि वुमेन और यंग एडल्ट गर्ल्स जो हैं रूरल एरियाज की, उन तक क्वालिटी और अफोर्डेबल सैनिटरी नैपकिन की पहुंच हो सके, राइट। और वो भी एक नेटवर्क, जो वुमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके नेटवर्क के थ्रू ये सब अवेलेबल हो सके। और इस स्कीम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्कीम लाई गई बट उसके बावजूद भी न्यूज में इसीलिए ये तो आया है कि कोई भी वेंडिंग मशीन नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो अवेलेबिलिटी कराना है, क्योंकि एक बार देखो ऑन पेपर तो स्कीम्स बन जाती है, पॉलिसीज बन जाती है, रूल्स रेगुलेशंस बन जाते हैं, बट मेन चीज क्या होती है उसका इंप्लीमेंटेशन, जो कि हम लोग अक्सर बात करते हैं, अक्सर इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कोई भी अगर पॉलिसी बनी है तो आपके हर आंसर में ये चीज तो मेंशन होनी चाहिए, हर मतलब मैक्सिमम आंसर में आप लिख सकते हो वाला पॉइंट कि पॉलिसी जब भी काम करेगी जब वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो पेपर में किसी चीज का कोई काम ही नहीं ना। इसके अलावा वेंडिंग मशीन जो है सैनिटरी नैपकिन की गाइस, उसको सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और दूसरे लोकेशंस पर सेटअप करना बहुत जरूरी है, राइट, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच जो है वो पहुंच सके और इसका प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन जो है वो किया जा सके। एंड अब बात करेंगे इस, देखो कोर सेक्टर आउटपुट में हम लोग को फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मैं आपको इसके बारे में पहले भी डिटेल में जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ महीने पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था जब हमने बात करी थी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि इस साल वर्षा काफी ज्यादा हुई है, मानसून काफी अच्छा रहा है ना। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है, बाकी सभी इंडस्ट्रीज या फिर बाकी सभी जितने भी सेक्टर्स हैं कोर सेक्टर, उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आप मुझे बताइए टोटल कितने कोर सेक्टर होते हैं, काफी इजी क्वेश्चन, पहले भी सिविल सर्विसेज में आ चुका है। टोटल कितने कोर सेक्टर्स होते हैं और उनका नाम लिखकर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पे, इजी है काफी, ठीक है। और ये हालांकि ये आपको फिगर्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, बट आपको सिंपली पता होना चाहिए कि कोर सेक्टर्स में डिक्लाइन हो रहा है सिर्फ फर्टिलाइजर को छोड़कर, बस। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अभी एट प्रेजेंट इस पीरियड में मतलब किन किन कोर सेक्टर्स में डिक्लाइन है, तो आप सभी आठों के आठों में कोर सेक्टर के अंदर जो है वो आप मेंशन करेंगे, बट एक को छोड़कर, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। स्मॉग टावर, स्मॉग का मतलब क्या होता है, स्मॉग का मतलब स्मोक और फॉग का मिक्सचर। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था जब इस प्रकार के स्मॉग टावर जो है वो दिल्ली में इंस्टॉल किए गए थे पायलट बेसिस पर। बट अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि ये जो स्मॉग टावर्स वगैरह जो हैं इनका इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है एट प्रेजेंट। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि स्मॉग टावर्स जो हैं उनको मतलब इफेक्टिवली जो है उनको लगाया जाए दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की काफी समस्या होती है। क्यों होती है पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली में? द रीजन बीइंग इज गाइस, दिल्ली के अंदर एक तो उसके आसपास अगर हम बात करें हरियाणा की, वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है आसपास के एरिया पर, पूरे एनसीटी में, राइट। इंडस्ट्रीज हैं और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, गाड़ियाँ वगैरह भी हम लोग को देखने को मिलती है। इंडस्ट्री का एक रोल, दूसरा गाड़ी का रोल, तीसरा पंजाब में जो किसान वगैरह जो हैं वो स्टबल बर्निंग वगैरह करते हैं, तब उसमें पूरा स्मोक जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है दिल्ली में। तो ये वाली इशू हम लोग को देखने को मिलता है। दिल्ली में पोल्यूशन की वजह मेन वजह तीन है, एक तो स्टबल बर्निंग, दूसरा ये गाड़ियां वगैरह, और तीसरा इंडस्ट्री। मेन वजह जो मोटे मोटे तौर पर, राइट। तो उसके कारण से दिल्ली जो है वो वर्स्ट सिटी हम लोग को देखने को मिलती है वर्ल्ड लेवल पर पोल्यूशन के मामले में, राइट। और ये जो टावर्स लगाए गए हैं स्मोक टावर्स, ये बेसिकली बड़े एयर प्यूरिफायर्स हैं, एयर को प्यूरिफाई करने का काम इनका हम लोग को देखने को मिलता है। बट अभी ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। इंस्टॉल नहीं होने की इसकी वजह क्या है कि बताया गया कि आईआईटी बॉम्बे जो है उन्होंने जो है बताया जा रहा है कि उन्होंने बैक ऑफ कर लिया है और फिर वो फर्दर काम नहीं कर रही है, तो उसकी एक वजह है। हालांकि उतना आपको डिटेल में नहीं आना, सिंपली बस आपको स्मोक टावर क्या होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, 120 वर्ड्स में इसका आंसर लिखिएगा। टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, इसके इस टॉपिक पर आप कमेंट कीजिए 120 वर्ड में कि इनका क्या रिलेशन है और क्या किस प्रकार से। तो आप अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ये टाइटल आया, एक टॉपिक आया,
तो उस पर आपको जो है वो 120 वर्ड में लिखना है। तो इससे 2 प्रैक्टिस होंगी आपकी। एक तो एक ऐसे की प्रैक्टिस होगी, दूसरा क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको अच्छी अच्छी लाइंस मिल जाएंगी, तीसरा टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज ये दो एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब देखिएगा कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। तो मैं ऐसी चीज आपको अक्सर और अब से मैं कोशिश कर रहा हूँ इस प्रकार की क्वेश्चंस भी जो है वो आपको लगातार जो है वो देता रहूं, राइट, लगातार। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो देखिए एक कंसर्न शो किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के द्वारा, कि लेड जो है वो बच्चों में बहुत ज्यादा आ रहा है। एक्चुअली में प्योर अर्थ नाम की एक मैगजीन हम लोग को देखने को मिलती है, तो उन्होंने बताया है, ये ट्विटर का उनका ऑफिशियल पेज है प्योर अर्थ नाउ, तो हर बताया गया कि 3 में से 1 बच्चे को पूरी दुनिया भर में 3 में से 1 बच्चे की बॉडी में, उसके ब्लड में देखने को ये मिल रहा है कि लेड का यानी कि सीसे का हाई लेवल है, हाई लेवल ऑफ लेड जो है वो बताया जा रहा है। और हाई लेवल लेड होने के कारण क्या क्या हो सकता है, बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसकी बॉडी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका जो आईक्यू है वो कम हो जाएगा, उसका बिहेवियर जो है वो काफी वायलेंट हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, राइट। और उसके बाद चल के जब बच्चा जो है वो आगे बड़ा होगा तो उसकी कमाई वगैरह नहीं हो पाएगी, क्योंकि लो आईक्यू रहेगा, जॉब्स वगैरह मिलने में परेशानी, अच्छी जॉब जो है वो नहीं मिल पाएगी, डिजीज होगी बच्चे को, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। और इवन ये भी कहा गया है कि ये जहरीला होता है कुछ बच्चों के लिए, और इवन बच्चों की डेथ तक होने की चांसेस भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं जब हाई क्वांटिटी में लेड जब बॉडी में आ जाता है, राइट। और ये होता किस वजह से हो रहा है, तो वजह कुछ इस प्रकार से बताई जा रही है कि जिन बच्चों के जो माता पिता हैं वो ऐसे वर्क प्लेस पर काम करते हैं जहाँ पर लेड होता है, राइट। तो वर्क प्लेस से जब वो घर लौटते हैं तो उनके कपड़ों पर, उनके जूतों पर लेड का कंटेंट, हम लोग को टॉक्सिक कंटेंट जो है वो अननोइंगली उनके कपड़ों वगैरह में जो है वो चिपका रहता है, जो उनको पता आइडिया नहीं होता। और वो अपने बच्चों से जब मिलते हैं तो वो जो कंटेंट है लेड का वो उनके बच्चों पर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये चीज जो है वो वजह एक बताई जा रही है जिसके कारण छोटे बच्चों में लेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और उसके अलावा दूसरी वजह की अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है, जैसे आज की डेट में गाड़ियां वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा हो गई हैं, राइट। गाड़ियां भी एक इसका कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि आजकल पेंट्स वगैरह जो होते हैं, केमिकल पेंट्स वगैरह, तो उसमें भी लेड होता है। बैटरीज में लेड होता है, और आजकल आप देख ही रहे हो कि कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, राइट। तो बैटरीज वगैरह है, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है बैटरीज का, राइट। सही तरीके से बैटरीज का उपयोग नहीं किया जा रहा। कुछ कुछ वर्क प्लेसेस हैं जो कि जानबूझकर कुछ पैसों को बचाने के लिए सही तरीके से ऐसे जो लेड वगैरह जो है उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं कर रही हैं। बैटरी खोल दी जाती है, बैटरी खुल गई तो जो लेड का कंटेंट होता है वो सॉइल में मिल जाता है या वाटर में मिल जाता है, और उसके थ्रू जो है वो दुनिया भर में लोगों के कांटेक्ट में आ जाता है। तो ये सब चीजें जो आज की रेट में जो बताई जा रही है उसके कारण से लेड पॉइजनिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि सीसा जो है वो जहरीला हम लोग को देखने को मिल रहा है, लेड पॉइजनिंग, राइट। तो ये रिपोर्ट जो है वो इसी प्रकार की यूनिसेफ की भी हम लोग को देखने को मिल रही है। इसी के आधार पर ये रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है, द टॉक्सिक ट्रुथ, चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन अंडरमाइंस अ जनरेशन ऑफ पोटेंशियल। तो ये रिपोर्ट का जो है वो नाम है बेसिकली, हम लोग को देखने को मिला है। इसमें पाया ये गया है कि हर 3 में से 1 बच्चा पूरे दुनिया भर में, और पूरे दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन से ज्यादा बच्चे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिनकी बॉडी में जो उनका ब्लड लेवल है उसमें लेड पाया गया है, 5 माइक्रोग्राम या उससे ऊपर का लेड हम लोग को देखने को मिला है। और बताया जा रहा है कि ये ज्यादातर बच्चे जो है वो साउथ एशिया में, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने बच्चे हैं उनके आधे 50% से ज्यादा बच्चे आप कह सकते हो लगभग, ये हम लोग को साउथ एशिया में जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, और ये वाली चीज हमने बात करी ली, इसकी चर्चा करी, लेड जो है वो किस प्रकार से बच्चों की हेल्थ को डैमेज कर सकता है, उनके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, उनको सुनने में परेशानी आ सकती है, उनका आईक्यू लेवल जो है वो कम हो सकता है, राइट। और इसके अलावा उनके नर्व्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बच्चों को हो सकता है, बॉडी का मूवमेंट जो है वो लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। बच्चा सुस्त रहने लगेगा, इवन डेथ भी हो सकती है। बच्चे का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, बच्चों के ब्लड मतलब यानी कि फटीगनेस आएगी, एकदम से हाफने लगेगा, थक जाएगा बच्चा, रैपिड हार्ट बीट जो है वो बच्चे की हो सकती है, चक्कर वगैरह आने लगेंगे, ब्रीदिंग उसकी अच्छी नहीं होगी, राइट। लंग्स को भी ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। हार्मोनल चेंज बच्चों में देखने को मिलेंगे, उसके सेल में जो है वो उसका डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, सेल्स डेवलपमेंट नहीं होंगे, बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगी, यानी कि बॉडी डेवलपमेंट। इसके अलावा स्टमक पेन उसको हमेशा समय समय पर होता रहेगा। किडनीज की बात करें, किडनी फेल हो सकती है, राइट। और ब्लडी यूरिन आएगी उसको, बच्चे को फीवर आ सकता है, नोजिया वगैरह, वॉमिटिंग वगैरह, तो ऐसी चीजें जो है वो बताई जा रही है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो लो स्पर्म काउंट हो सकता है, राइट। और इवन डैमेज भी हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं। बोन्स वगैरह की बात करें तो बोन जो होती है उसकी भी ग्रोथ काफी स्लो हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं। और फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसके कारण से जो लेड पॉइजनिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, तो वही चीज मैंने आपको बताया कि जो
बैटरीज वगैरह जो है उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं हो रही है, जो गाड़ियां वगैरह जो है वो बढ़ गई हैं आज की डेट में, और गाड़ियों की जो बैटरी है उसको रिसाइकल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इलीगल रिसाइकलिंग ऑपरेशंस हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि ऐसी जगहों पर फैक्ट्रीज वगैरह में बैटरीज को ओपन जब किया जाता है तो उस दौरान लेड वगैरह जो है वो गिर जाते हैं, और वो लेड जो जब गिरते हैं तो उसको सॉइल वगैरह में वो चले जाते हैं, कंटामिनेट करते हैं, सॉइल को भी कंटामिनेट करते हैं, वाटर को भी कंटामिनेट करते हैं, राइट। इसके अलावा हम लोग को जब देखने को मिलता है कि लेड को जब पिघलाया जाता है तो उस समय उसमें से काफी जो स्मेल वगैरह निकलती है, एयर फ्यूम्स वगैरह जो निकलते हैं, तो उस समय हम लोग को देखने को मिलता है कि वातावरण को वो खराब कर देते हैं वो, क्योंकि वो लेड जो होता है वो एयर में भी चले जाता है, आसपास के एनवायरमेंट को डैमेज करता है फिर, राइट, सराउंडिंग कम्युनिटी को जो है वो हार्म नुकसान पहुंचाता है, और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो मैंने आपको पढ़ाया, राइट। तो ये चीज़ है। इसके अलावा बॉडी के अंदर मैंने आपको पूरा बता ही दिया कि किस प्रकार से जो है ये डैमेज करती है। इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जो बेबी होता है, अपकमिंग बेबी, तो उस तक भी जो है वो क्योंकि देखो अगर एक कोई प्रेग्नेंट लेडी है, मदर है, तो उस समय क्या होगा, वो मदर की बोन्स से जो लेड होगा वो बेबी फीटस तक जो है वो चला जाएगा, और उससे फिर जो न्यूबॉर्न जो बेबी होंगे उनमें भी लेड कंटामिनेशन हम लोग को देखने को मिला है। तो ये लेड पॉइजनिंग जो है वो आज की डेट में बढ़ती जा रही है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया है कि 10 में से एक ऐसा जो है केमिकल हम लोग को देखने को मिलता है जो कि मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है आज की डेट में, तो वो लेड बताया जा रहा है। इसके अलावा WHO ने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम को, टारगेट किया गया है कि पूरे दुनिया भर में से मतलब पूरे दुनिया भर अलग अलग कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर जो है वो लेड पेंट को जो है वो एलिमिनेट करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि पेंट में भी हम लोग को लेड देखने को मिलता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। होमवर्क्स मैं आपको दूंगा, बट बिफोर दैट आपको बता दूंगा इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ की हिसाब से आप इसकी PDF परचेज कर सकते हैं। पूरे महीने मंडे टू सैटरडे आपको इसकी PDF मिलेगी, संडे वाले दिन टेस्ट जो मैं देता हूं आपको करंट अफेयर्स का उसकी भी आपको PDF मिलेगी। मंथ के एंड में आपको एक सिंगल PDF दूंगा जो कि पूरे मंथली PDF होगी, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और आप ये PDF का रेट इतना कम इसलिए रखा गया है क्योंकि मेरे विलेजेस के स्टूडेंट्स परचेज कर पाए, न्यूज़पेपर से भी कम ये रेट है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसके अलावा, यानी कि आपकी मर्जी से, आपको जो भी मेरी मेहनत लगती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से जो भी वॉलंटरी बेसिस पर कंट्रीब्यूशन करना चाहे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका है, आप ही के सपोर्ट से, आप ही के कंट्रीब्यूशन से इस प्रकार से चलता रहेगा। और उसके बदले में मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कराऊंगा, और PDF से फायदा ये होगा कि आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने की आवश्यकता है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, और आप वो वाला जो टाइम है हैंड रिटन नोट्स बनाने का वो आप इंडल्ज करो दूसरी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, जनरल स्टडीज़ का कोई टॉपिक पढ़ लो, तो आपका ही टाइम जो है वो उसमें भी सेव होगा, ठीक है। एंड आपके सपोर्ट से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, मदद मिल जाती है, और ये चैनल इसी प्रकार से चलता रहेगा। टेलीग्राम का ये चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, झा_सर। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम है इस चैनल का। आप ही का चैनल इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि आपके हर एक रिकमेंडेशंस वगैरह जो होते हैं, जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है वो पूरी की पूरी मैं मानता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ, जैसे कि आप जानते भी हैं कई बार, राइट। और बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। और ये जनरल स्टडीज के कुछ होमवर्क्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसको आपको कंप्लीट करना है। काला पानी वाला जो इशू मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ पहले, राइट। इस चैनल पे नहीं किया, जहाँ पर मैं पढ़ाया करता था वहाँ पर करवा चुका हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आप देख लीजिएगा एक बार, या फिर इन जनरल काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको आप पढ़ लीजिए। आने वाले समय में अगर न्यूज़ में आएगा काला पानी तो मैं और वो पूरा जो है वो बैकग्राउंड से लेकर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो अभी हमने जो कोर सेक्टर्स की जो बात करी है अभी एट प्रेजेंट, तो उसी कोर सेक्टर के साथ ही लिंक्ड ये वाला जो टॉपिक है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। तो ये पहले पढ़ाया हुआ था, या एक बार आप पढ़ लीजिए, सिंपल बेसिक टॉपिक है ये जीएस का स्टैटिक पोर्शन का। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसके बारे में बस बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग जानकारी आपको 2-4 पॉइंट जो है वो पता होनी चाहिए। एंड विप वाला जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर होगा 1 and 3 ओनली। और अगर आप ये तीनों टॉपिक्स पढ़ लो, इनसे रिलेटेड नोट्स वगैरह बना लो, हैंड रिटन नोट्स, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और वो जो मेंस टाइप का 120 वर्ड्स का जो क्वेश्चन दिया मैंने आपको, वो जरूर एक बार कर लीजिएगा कवर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।